इनफैक्ट वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो कि इनफैक्ट जो नॉर्थ साइड होती है वो ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो ये सारे जो टेम्परेचर वेरिएशंस है कहीं ना कहीं ये क्रॉप्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो जब हम क्रॉप्स को इन टेम्परेचर वेरिएशंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो हमारा आ जाता है टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, यस अगर मैम। ओके ओके ठीक। अब दो चीजें आती हैं जो मैं इसमें बता देती हूँ, मे बी शायद मैंने आगे लिखा होगा आगे स्लाइड में भी, आई एम नॉट श्योर, बट सिंस मुझे इसमें ध्यान आया। एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है जब आप दो या तीन क्रॉप्स को एक साथ उगाते हो या थोड़ा इंटरचेंज करके उगाते हो। मतलब मान लो मैंने एक लाइन में एक चीज बो दी, दूसरी लाइन में दूसरी चीज बो दी, ठीक है, वो होता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन आपका जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है वो होता है जब आप क्रॉप्स को भी उगा रहे हो और साथ साथ एनिमल्स या जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं उनको जो लाइफ स्टॉक रियरिंग या रेजिंग जो होता है, मैं इसमें पर्टिकुलर हिंदी टर्म नहीं जानती हूँ। तो जो लाइफ स्टॉक रेजिंग होता है, जो उनके उनको एक तरह से मान लो गाय बकरी वगैरह होती हैं तो उनको हम जो रेस करते हैं फार्मिंग के साथ साथ, वो होता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, इसमें है हमारे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न। हिमांशु नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई थिंक मैं डायरेक्टली आ गई हूँ, हाँ हाँ ओके ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो, मैं उसे से बता दूंगी। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं आपका, एक तो फिजिकल फैक्टर्स हो गया, ठीक है, जोग्राफिकल, जैसे कि रिलीफ, क्लाइमेट, वही जो हमने ऊपर देखा, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, इरिगेशन, हमारा इन्वायरमेंट, ये सब है आपके फिजिकल या फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स। कि एक जगह पे क्रॉप उगाई जा रही है वो स्पेसिफिक उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उगाई जा रही है। वहां पे बारिश कितनी हो रही है, वहां पे गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, वहां की मिट्टी कैसी है, इस सब पे वो डिपेंड करता है। ये होते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है कि सपोज वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड करवाई गई हैं। भले ही वहां पे एक सेकंड के लिए टेम्परेचर सही भी है मान लो, लेकिन अगर वहां पे पावर वगैरह बिल्कुल नहीं है तो शायद क्रॉप को उगाना मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार गवर्नमेंट जो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो पावर फैसिलिटीज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कहीं ना कहीं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद आपका जो लैंड होल्डिंग्स है, कितना छोटे लैंड है बड़े लैंड है, उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। अगर एक एरिया में बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा कम लैंड बचता है और फिर उस पे उस जगह के ही हिसाब से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी चीज वहां पे क्रेडिट फैसिलिटीज कैसी है, मतलब पैसा लेना देना, अगर किसानों को उगाना है तो उनको आसानी से पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोन वगैरह में दिक्कत आ रही है क्या आ रही है, इन सब पे भी बहुत चीजें डिपेंड करता है। वहां पे मार्केट है या नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा एक इकोनॉमिक्स नहीं, ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि कोई भी चीज जब कोई उगाता है तो हमेशा उसका एक मार्केट होता है। डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है यहाँ पे। आप लोगों ने थोड़ा सा शायद पढ़ा होगा कि अगर मैं कोई एक चीज पर्टिकुलर यहाँ पे उगा रही हूँ या बना ही रही हूँ या मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मुझे इसके मार्केट के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसका मार्केट यहीं आसपास हो ताकि वहीं पे हम बेचें, वहां पे लोग अवेलेबल हो, मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एक जगह पे हों। ठीक, उस चीज पे भी कहीं ना कहीं कुछ क्रॉप्स डिपेंडेंट होती है। दूसरा आपके सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे बहुत टाइम से अगर एक चीज उगाई जा रही है तो चलो यही उगाते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल सेटिंग्स भी, ठीक वही में आ गया। अब जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है आपका रिलीफ। ओके, रिलीफ क्या होता है? जो आपका लैंड वगैरह पे जो एक तरह से लिटरल, मैं बहुत बेसिक मतलब बता रही हूँ, ये है कि जो लैंड में डिफरेंस होता है, ठीक, मान लो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, माउंटेन हो गया, हिल हो गया, वैली हो गया, ये सारे में जो चीज डिफरेंशिएट होती है वो कहीं ना कहीं इनके
हाइट या फिर इनके ऊंचाई की सी लेवल से कितना ऊंचा है, सी लेवल से कितना नीचा है, उसी पर डिपेंड करता है, राइट। वही होती है हमारी रिलीफ या रिलीफ फीचर्स, उन्हीं को बोलते हैं। उसमें हमारा प्लेन आ जाएगा, प्लेटू, वही जो अभी मैंने सारा बताया, ठीक। अब एक क्रॉप अगर आप प्लेन एरिया में उगा रहे हो, प्लेन मतलब एकदम समतल पूरा बराबर, अब वो एकदम इतना स्मूथ नहीं होता, जब मैं प्लेन कह रही हूँ नॉट एग्जैक्टली उतना स्मूथ, बट मतलब हाँ, पहाड़ों की तरह इतना ऊपर नीचे वाला भी नहीं। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो आप आराम से प्लेन एरिया में उगा सकते हो, लेकिन वो आप पहाड़ों पे नहीं उगा सकते, क्योंकि उनको सो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब बोने के लिए, फिर उगाने के लिए प्रॉपर मशीन्स चाहिए, और इतना अवेलेबिलिटी नहीं है पहाड़ों में। तो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो आपके प्लेन एरिया में आ जाएंगी, जैसे कि वीट, पैडी, ये सब, राइस वगैरह, एवरीथिंग, वैसे वो दोनों एक ही चीज है। एंड बाकी कुछ क्रॉप्स जो कि आपके सिर्फ हिली या स्लोप एरिया में आता है, मान लो टी, कॉफी, स्पाइसेस, राइट, ये सब आपके वहीं उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो रिलीफ है वो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से है, ठीक। अब प्लेन एरिया जो होते हैं वो बहुत वेल इरिगेटेड होते हैं, मतलब कि पानी की अच्छी खासी फैसिलिटीज होती है, पानी अच्छा खासा रहता है। प्लेन एरिया होता भी ऐसी जगह पे जहाँ पे रिवर्स आती हैं, और वहां पे अपना जब वहां से फ्लो करती हुई जाती है तो वहां पे अपनी मिट्टी, एलुवियल सॉइल जो छोड़ती हुई जाती हैं। यहाँ पे एक उसका मेन चीज है, जैसे कि हमारा जो ये गंगा प्लेन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल है। क्यों? क्योंकि जब गंगा एंड उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ फ्लो करती हैं, तो साथ साथ जाते जाते कुछ मिट्टी छोड़ती हुई जाती है, और वो मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ऐसे इरिगेटेड प्लेन्स पे हम उगाते हैं राइस, शुगर केन, ये सब, ठीक। वीट भी है, जो कि एक टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन वो भी आसानी से उगाई जाती है प्लेन रीजन्स में। वीट को ना उगाने के लिए हल्का सा रेनफॉल भी चाहिए होता है, जो कि हमें, सिंस उसका वीट का सीजन ही ऐसा होता है, जो उस टाइम पे हमें आसानी से मिल जाता है। ओके। इसमें नेक्स्ट टाइम मैंने यही लिखी है, क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफी कैन बी ग्रोन ओनली ऑन वेल ड्रेन्ड स्लोप दैट रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अगेन, कुछ क्रॉप्स जो कि स्लोप के हिसाब से आती हैं वो यही क्रॉप्स हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में पहला था हमारा रिलीफ, और ये सारी चीजें रिलीफ पे डिपेंडेंट होती हैं। क्लियर? मैम। यस मैम। मैम। ओके। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। अब हमारा क्लाइमेट होता है, अच्छा, दो चीजें आती हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। ओके। वेदर होता है जो आपका डे टू डे चेंजेस आता है। मान लो आज का मौसम थोड़ा, जैसे यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, आज थोड़ी बारिश हुई है यहाँ पे। वैसे तो सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बारिश हुई है, मौसम काफी ठंडा हो गया। 2-4 दिन से बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा। तो मान लो कल बहुत गर्मी थी, तो वो वेदर हुआ। आज थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, वो भी वेदर हुआ। लेकिन जब कोई एक सीजन एक लंबे टाइम तक चलता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। डे टू डे बेसिस पे जो होता है दैट इज वेदर, और जो लंबे टाइम तक चलता है वो होता है हमारा क्लाइमेट। ओके। ये दो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। ओके, क्लाइमेट एंड वेदर। इसका भी आगे बहुत काम आएगा जब हम हमारा इंडियन मॉनसून वगैरह पढ़ेंगे। अब मान लो क्लाइमेट पे कैसी चीजें डिपेंडेंट होती है। राइस पंजाब में ओके, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? कोई भी जानता है? यस मैम। ओके, ठीक है। आप लोग इसमें भी पढ़ोगे, वैसे मोस्टली आप साइंस में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में, आई थिंक ये टॉपिक तीनों जगह थोड़ा क्लैश करेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। मैं यहाँ पे बस हल्का सा आइडिया देती हूँ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे जो सीड्स आई थी वो बहुत हाई यील्ड, HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आई थी। उस टाइम पे फर्टिलाइजर अच्छा खासा था, इरिगेशन फैसिलिटीज थी। उस टाइम पे जो स्टेट सबसे ज्यादा बेनिफिट हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो थे पंजाब, हरियाणा एंड हमारा वेस्टर्न यूपी। ईस्टर्न नहीं, अभी जो BHU है वो ईस्टर्न यूपी का पार्ट है, हम वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स थी, इरिगेशन की वजह से, वो जो भले ही वहां पे पानी नहीं भी था, फिर भी अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से वहां पे वो उगाई गई थी। वही बात आ जाता है राइस में। राइस जो कि वैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, क्योंकि वहां पे बहुत पानी अवेलेबल है, यूजुअली कोस्टल एरिया,
जहाँ पे पानी अच्छा खासा अवेलेबल है, या फिर जहाँ पे नदियों की वजह से नदियों के आसपास है। बट पंजाब में वो उगाया गया है रेनी सीजन में, ठीक। और वीट वहां पे उगाया जाता है विंटर में। लेकिन अब जहां ऑलरेडी बारिश होती है, वहां पे ये चीज हो जाता है कि जो राइस वगैरह है वो मतलब एकदम एक्सटेंसिवली, मतलब अच्छा खासा पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा लैंड सिर्फ और सिर्फ राइस को दिया जाता है, ठीक। और जब वहां पे बारिश का मौसम नहीं रहता तो वहां पे मिलेट्स वगैरह ग्रो किया जाता है, ठीक। यानी बारिश के टाइम पे प्रॉपर एक ऐसी क्रॉप उगाई जा रही है जो पूरी की पूरी बारिश पे डिपेंडेंट है। और जब बारिश नहीं है तो ऐसी क्रॉप जो बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में इरिगेशन की वजह से ऐसी क्रॉप भी उगाई जा रही है जो पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, भले ही वहां पे पानी उतना नहीं है। एट द सेम टाइम विंटर सीजन में वहां पे वीट भी उगाया जा रहा है। सो इट्स एक्चुअली अबाउट द क्लाइमेट। ओके। जब किसी भी, अब जैसे हाँ कॉटन मान लो, कॉटन को थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। अब वो वार्म क्लाइमेट आपको मिल जाता है महाराष्ट्र में। टी को थोड़ा सा ठंडा चाहिए, वो मिल जाता है आपको असम में। जूट को भी बहुत पानी चाहिए, बहुत ज्यादा, वो आपको आसानी से मिलता है वेस्ट बंगाल। मतलब ये ऐसा है कि उनको पानी भी चाहिए, साथ में थोड़ा वार्म क्लाइमेट भी चाहिए। ये चीजें तभी वहीं पे उगेंगी, अदरवाइज और जगह पे नहीं उगेंगी, ठीक। अनटिल एंड अनलेस आप वो कंडीशंस वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाते। ओके। ये है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड टेम्परेचर थोड़ा सा समहाउ थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर की बात नहीं की, एक सीजन की बात की। टेम्परेचर में हम बात करते हैं वही जो मैंने वार्म एंड ये कोल्ड सीजन की बात की, वो आ जाता है आपका टेम्परेचर में। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशु। अब जैसे शुगर केन है। शुगर केन आपका महाराष्ट्र में बहुत होता है और फिर आपका उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, और पूरे इंडिया में यही दो टाइप के शुगर केन है जो क्लियरली डिफरेंशिएट किए जाते हैं। इनफैक्ट आगे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि महाराष्ट्र के शुगर केन में क्या अंतर है और नॉर्थ इंडिया के शुगर केन में क्या अंतर है। तो अंतर यही होता है कि एक तरह से दोनों का जो ग्रोइंग क्लाइमेट या हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। शुगर केन जो थोड़ा साउथ से आता है उसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है, जो मीठापन होता है, इनफैक्ट वो भी ज्यादा होता है। मान लो एक एक क्विंटल दोनों से, एक क्विंटल नॉर्थ का शुगर केन है, एक क्विंटल साउथ का शुगर केन है। लेकिन फिर भी शुगर केन से मान लो गुड़ बनता है, मान लो कि गुड़ तो बनता ही बनता है। तो जो गुड़ बनेगा वो साउथ वाले में ज्यादा बनेगा रैदर देन नॉर्थ वाले में से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ में वार्म क्लाइमेट है थोड़ा सा जब उसे उगाया जाता है, और वो शुगर केन के लिए जरूरी भी है, ठीक। अब समर सीजन में जो भी क्रॉप बोई जाती है उन सबको कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड हमारे इंडिया में सिंस मानसून भी है, समर, रेनी, विंटर, इन तीनों ही सीजन में कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं खरीफ, राबी एंड जायद। इसे हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तीन नाम है, तीन से भी ज्यादा, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ एंड राबी। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। इन दो क्रॉप्स में आपको कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं वो भी याद करना है, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कहूं अब तक में से जो आपको चीज एकदम से याद करनी है किसी भी कीमत पे, वो आपका होगा खरीफ एंड राबी। ओके। इसमें किसी कीमत पे कोई आप लोग कैजुअलनेस मत दिखाना। ओके। नेक्स्ट कम्स हमारा रेनफॉल। अगेन सेम फैक्टर। रेनफॉल कुछ क्रॉप्स जैसे कि हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वगैरह है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत। अच्छा एक बात बताइए, आ, सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होती है? मैम कौन सी जगह? मेघालय। यस। मेघालय। हाँ राइट, मेघालय एंड मेघालय, चेरापूंजी, मौसिनराम। ठीक, मतलब ये ऑर्डर कि मेघालय में चेरापूंजी, चेरापूंजी में भी एग्जैक्ट लोकेशन है मौसिनराम। वेरी गुड गाइस। ओके। तो ये था हमारा जो सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया था, जो कि आ ही जाता है कभी कभार। ऐसे एरियाज में वही क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे वहां पे बहुत बारिश होती है तो वहां पे आपको जूट वगैरह ये सब बहुत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बारिश की बहुत जरूरी होती है। अब आप आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में बारिश एकदम नील के बराबर होती है, ना के बराबर।
तो वहां पे क्रॉप्स भी वैसे ही उगाई जाती हैं जो बारिश पे उतनी डिपेंडेंट नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी फैसिलिटीज के बाद भी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं मॉनसून डिपेंडेंट है, बहुत हद तक। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर के मामले में काफी डेवलप हुए, और वो उसी टाइम से डेवलप हुए हैं कहीं ना कहीं जिस टाइम से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट सारे स्टेट्स पे सेम नहीं था। कुछ स्टेट्स पे, जैसे कि अगर हम वही पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। लेकिन अगेन कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह, ओडिशा, अब ओडिशा है, ओके। सो वेस्ट बंगाल, ओडिशा या हमारा ईस्टर्न यूपी ही, ये उतना फायदा नहीं उठा पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का। जिस वजह से आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज का हम देखते हैं कि हाँ, आप सिर्फ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूपी को ही कंपेयर कर लो, इतना ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको एग्रीकल्चर के मामले में, इतना ज्यादा कि आपको पता चल जाएगा आसानी से कि एक एरिया क्लियरली एग्रीकल्चर के मामले में डेवलप्ड है और एक एरिया सच में कहीं ना कहीं आज भी बैकवर्ड है, ओके। अब राजस्थान में सिंस बारिश ना के बराबर होती है, तो वहां पे ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बारिश पे डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे कि हमारे मिलेट्स, जिसे हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं। इसमें आ जाता है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब। इनको बहुत कम पानी दो और वो बहुत कम पानी इरिगेशन से ही हो पाता है, तो भी ये क्रॉप्स अच्छी खासी उगती हैं। और अब, पहले तो ये ट्रेंड नहीं था, पहले तो ये होता था कि अरे ये मिलेट्स वगैरह वही लोग खाते हैं जो थोड़े गरीब होते हैं। लेकिन अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, वो आप देखो, हर चीज मल्टीग्रेन हो गई है। इतना ज्यादा कोर्स ग्रेन्स पे फोकस हो गया है ना कि नहीं, सब कुछ खाना चाहिए, बिकॉज कोर्स ग्रेन्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। आप ओट्स को ही ले लीजिए, बहुत हाई होता है फाइबर कंटेंट में। रागी, अगर कोई इंसान कैल्शियम वगैरह से, सॉरी नॉट कैल्शियम, दूध, कई लोग होते हैं जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, जिनकी बॉडी में ना दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो आसानी से रागी ले सकते हैं। रागी में इतना ज्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है कि दूध के बाद अगर कोई बेस्ट सोर्स है, दैट इज एक्चुअली रागी। तो अब, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं था, अब जाके ये कोर्स ग्रेन्स का ट्रेंड आया है। और यार, हम रेनफॉल से कोर्स ग्रेन्स पे चले गए, सॉरी। तो रेनफॉल पे था हैवी रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल एंड लो रेनफॉल, ओके। ये वही बात होगी कि जहां पे बहुत बारिश होती है वहां पे राइस वगैरह, जूट वगैरह उगाया जाएगा। जहां पे मीडियम रेनफॉल होती है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह, एमपी वगैरह, यहाँ पे कॉटन, मेज, मेज यानी भुट्टा, सोयाबीन वगैरह उगा दिया जाता है, ओके। एंड वीट, यस, मीडियम रेनफॉल में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है वीट। हैवी रेनफॉल की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपकी राइस। मीडियम रेनफॉल की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपकी वीट। एंड लो रेनफॉल की आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है मिलेट्स, ठीक है। ये तीन चार जो कॉर्स ग्रेन्स को मिला के होता है, उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं, ठीक। हाई में राइस, मीडियम में वीट एंड लो में मिलेट्स, ओके। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ कम्स दी नेक्स्ट स्लाइड। रेनफॉल के बाद क्या है? सॉइल, ओके। सो सॉइल, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सब बहुत कुछ सॉइल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक। अब ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हाँ, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। एंड ब्लैक सॉइल बहुत आइडियल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, राइट। अगर आपको कॉटन उगाना है तो कहीं ना कहीं आपको वो काली मिट्टी चाहिए या रेगुर, ठीक। अगर वो नहीं है, कॉटन उगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट जब ये मिट्टी होती है तो बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है कि अच्छा, यहाँ पे कॉटन उगाया जाए, और बाकी जो मिट्टी है उसमें देखा जाएगा। अब जैसे जो एलुवियल सॉइल वगैरह होती है, राइट, जहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है, अगेन वहां पे बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है कि चलो वीट उगाए या पैडी उगाया जाए, ठीक। यार, ये दोनों चीजें। उसके बाद आता है आपका क्लेई सॉइल्स, ठीक है। क्लेई सॉइल्स ऐसे होते हैं जो पानी बहुत अच्छा रिटेन करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा क्ले एंड सैंडी, सैंडी भी सॉइल होता है, ठीक, जानते होंगे आप लोग। तो क्ले वगैरह में क्या होता है कि पानी काफी लंबे टाइम तक उसमें रहता है, ठीक। ऐसी सॉइल अच्छी होती है राइस कल्टीवेशन के लिए, क्यों? क्योंकि राइस को पानी बहुत चाहिए होता है। तो अगर मिट्टी भी पानी को रिटेन कर पा रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हाँ, मिट्टी भी रिटेन कर रहा है, हम अच्छे खासी पानी दे भी रहे हैं, मॉनसून से पानी आ भी रहा है, हम परफेक्ट क्लाइमेट में उगा रहे हैं। तो ये सारे तीन चार फैक्टर्स जब एक साथ आते हैं ना, तब जाके एक क्रॉप या एक फसल सफल होती है, ठीक। उसमें आ जाता है पहला क्लेई सॉइल। फिर दूसरा आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है? वेल ड्रेन्ड होती है, मतलब
वेल मैम, ड्रेन। हाँ। अंकिता ज्वाइन नहीं कर पा रही है क्लास। अंकिता ज्वाइन नहीं कर पा रही है क्लास। हिमांशु। अंकिता ने ज्वाइन कर लिया। ओके, सो आई होप अंकिता ने ज्वाइन कर लिया है। एंड अगर अंकिता का जितना मिस हुआ होगा, अंकिता प्लीज आप बता देना। मैं आपको और बाद में बता दूंगी अच्छे से। ठीक। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम थे लोमी सॉइल्स पे। ओके, तो पहले हमने देखा क्लेई सॉइल्स, राइट। क्लेई सॉइल्स वो होते हैं जो रिटेन करते हैं, जो पानी को पकड़ के रखते हैं। ठीक, एक तरह से रिटेन करना मतलब वही। अब दूसरा है लोमी सॉइल्स। लोमी सॉइल्स वेल ड्रेन्ड होती है। इसका मतलब पानी ना आता है और आसानी से बह के चला भी जाता है। मतलब पानी जो अपना पर्पस है वो कर देता है और फिर चला जाता है। मतलब वो वहां से जा सकता है। इसको मैं अच्छे से कैसे बताऊं? मतलब हाँ, बहुत इकट्ठा होने की वहां पे टेंडेंसी नहीं होती है लोमी सॉइल्स में। ठीक। जो पानी को अलाउ भी करता है कि अंदर तक, मतलब सॉइल की जो लेयर्स होती हैं वो अंदर तक आ भी जाए। जो रूट्स हैं उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि वो रुका रहेगा, वो पानी फिर आराम से अपना काम करके चला जाएगा। दैट इज एक्चुअली वेल ड्रेन्ड सॉइल्स। ठीक। ऐसी सॉइल्स बहुत अच्छी होती हैं वीट के लिए। ठीक। दूसरा आता है आपका जो थोड़ा सैंडी सॉइल्स वगैरह होती हैं, जो रेत वगैरह होते हैं। अब ये पानी तो रिटेन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे सॉइल्स में यहाँ पे यूजुअली वही क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जो जिनको पानी की इतनी खास जरूरत भी नहीं होती है, ना पानी की, ना बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स की। जैसे जब आप इन सॉइल्स का कंपोजिशन, जो कि अभी हमें नहीं करना है, हम सॉइल्स का भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हर एक टाइप की सॉइल में ना पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, पोटैश, इन सब का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है जिस हिसाब से इनकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी डिटरमाइन होती है। ओके। कोई भी कंपोनेंट कम या ज्यादा होता है, सॉइल डिफरेंट हो जाती है और फिर उस सॉइल के हिसाब से ही वहां पे क्रॉप्स उगाई जाती है। मान लो कोई क्रॉप्स हैं जिनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है, तो उस मिट्टी में ना जब तक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या ये सब नहीं रहेंगे तब तक वहां पे वो चीज नहीं उग पाएगी। वही काम फर्टिलाइजर्स भी करते हैं। ठीक। कई बार कुछ मिट्टी में नेचुरली प्रेजेंट भी होता है, कई बार कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अच्छा, ये एक साइंस का है ऑल दो, लेकिन थोड़ा क्लैश करे इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? मैम राइजो राइजोसो। नोप। मतलब थोड़ा आप लोग सही ट्रैक में हैं, बस वर्ड करेक्ट नहीं बता रहे हैं। राइजोबियम। ओ, ओके। राइजोबियम होता है जो रूट के नोड्यूल से मिलता है एंड फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब उसे चेंज कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे रूट्स मिट्टी से नाइट्रोजन ले पाए। ठीक। और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है क्योंकि हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जितनी भी आपकी पल्सेस होती हैं, इनमें नाइट्रोजन होता है। इनको जरूरत होती है जब उगते हैं तो इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की जरूरत होती है एंड ये बैक्टीरिया वो काम करता है। ठीक। याद रखिएगा, इट्स राइजोबियम। ओके। यस देन मैम। देन कम्स जो कि इसमें मैंने लिखा भी हुआ है अगेन कि जो डेल्टा सॉइल्स होती हैं, सिंस रिवर्स जाते हुए या आते हुए जो मिट्टी छोड़ती हुई जाती हैं वो बहुत फर्टाइल होती है। उसमें अच्छा खासा ये ह्यूमस वगैरह होता है। इस वजह से पूरे एक साल में दो तीन क्रॉप्स आसानी से उगाई जा सकती हैं। वही होते हैं डेल्टा या फिर आपकी एलुवियल सॉइल्स। ओके। तो अभी हमने देखा क्लेई सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, डेल्टा सॉइल। एंड देन हमारा आ रहा है ये जो पहाड़ों वगैरह पे मिलता है, राइट। ये सब जो होते हैं ये भी कुछ सफिशिएंट होते हैं आयरन में, फास्फोरस में, इसीलिए यहाँ पे आसानी से टी एंड कॉफी आसानी से उगाई जाती है। ठीक है, जो भी हिल्स वगैरह पे होते हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं वहां की मिट्टी में क्या वो मिनरल पाए जाते हैं या नहीं, जिस जो उगाने में जरूरत है, उस पे भी डिपेंड करता है आपका एग्रीकल्चर या आपका मैम क्रॉप। हम्म। मैम अभी आप बताए थे हाई रैनफॉल में टी वगैरह आते हैं, तो जो माउंटेन्स पे टी उगाने के लिए तो वहाँ तो पानी हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हाई वाले में टी आता है।
ना ना ना, हाई में नहीं, देखो मैंने ये बोला था सबसे ज्यादा जो हाई होता है हैवी रेनफॉल, आप रेनफॉल की बात कर रहे हो ना, यस मैम। रेनफॉल में आता है राइस, सबसे ज्यादा वाले में आता है, ठीक। एंड राइस को, ओके, राइस के साथ ना मैनुअल लेबर बहुत है, मतलब कि आपने देखा कभी राइस को जब उगाया जाता है कैसे एक टाइम के बाद हर इंसान को लगना पड़ता है उसको दोबारा वो करने के लिए, राइट। वो काम टी वगैरह में नहीं है। हाँ, टी वगैरह में मैनुअल लेबर आ जाता है कि वहां पे पत्तियों के टाइम पे जब हार्वेस्टिंग होती है तब उनको वो करना पड़ता है, लेकिन जब बारिश वगैरह होती है उस टाइम पे वो जरूरत होती है जो कि वहां पे सफिशिएंट हो जाती है, ठीक। फ्रॉस्ट इज समथिंग एल्स, बारिश। अब एक होता है पानी को स्टोर करना, एक होता है इरिगेट करना, एक होता है नेचुरल रेन फेड, ठीक है। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, ओके। इरिगेशन पॉसिबल हो पाता है जब पानी आसपास कैनाल्स हैं, रिवर्स है, या पानी स्टोर किया जा रहा है, ठीक। रेन फेड होता है जब नेचुरली एक उस सीजन में बारिश आएगी और वो क्रॉप उगाई जाएगी, है ना। अब ये सारे स्लोपी एरियाज में होते हैं, एंड ये सारे, अब दो और टर्म आ रही है यहाँ पे, रेन फेड, सॉरी, एक रेन शेडो, एंड यार दूसरी टर्म मुझे याद नहीं आ रही है। ये होता है पहाड़ के ना हमेशा दो साइड होते हैं, एक जहाँ पे बादल टकराते हैं और बारिश होती है, ठीक, और एक उसका उल्टा साइड हो जाता है, ओके। ये क्रॉप्स उसी साइड उगाई जाती है जहां पे बादल टकराते हैं और बारिश हो, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा एग्जांपल देती हूँ, कहने को पहाड़ राजस्थान में भी हैं, अरावली वगैरह सारी रेंजेस हैं, लेकिन वहां पे हम ये क्रॉप्स नहीं उगा पाते, क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ विंड के मूवमेंट के पैरेलल में है, मतलब पैरेलल मतलब ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर में है, सामने आ रहे हैं टकराए और बारिश हो, नहीं, वहां से बादल बिना टकराए गुजर जाते हैं। अगर बादल टकराएंगे नहीं तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। जैसा मैंने बोला कि कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर एक्चुअली मानसून डिपेंडेंट है, 50% मान लो मानसून, 50% इरिगेशन, ठीक। हाँ, हिली एरियाज में एकदम इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ी बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज डेफिनेटली होती है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है जहाँ पे वहां पे टी बुशेस में कैसे बहुत पतले पतले पाइप्स के साथ पानी सप्लाई किया जाता है। दूसरा, ऐसे एरियाज में वो किया जाता है जहां पे मौसम यूजुअली कूल रहता है एंड बादल टकराते हैं एंड बारिश होती है, राइट। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, देन कम्स हमारा, ओके, आपको जो मेन क्रॉप्स याद रखनी है हैवी मीडियम एंड उसमें उसमें आता है आपका राइस बहुत हैवी में, एंड शुगर केन, जूट, ठीक है। ये अभी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज, ओके, एक सेकंड आप लोगों को बस होल्ड करना होगा। हम्म, कुछ क्रॉप्स आती हैं जब हम प्लांटेशन क्रॉप्स करेंगे ना, उन प्लांटेशन क्रॉप्स में ये मैं डेफिनेट सेक्शंस आपको कराऊंगी जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा राइस वीट पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज आज की इस स्लाइड वगैरह में सिर्फ राइस और वीट इंक्लूड हो पाया है, ठीक है। लेकिन एट द एंड सारे क्रॉप्स को हम एक साथ एक जगह करेंगे और फिर उनको भी एक साथ पढ़ना होगा, ठीक। नेक्स्ट कम सॉइल्स हो गया, देन आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन में आपका वही चीजें हैं कि अगर इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो, अगर बहुत अच्छी इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है तभी कुछ क्रॉप सक्सेसफुल हो पाएंगी, जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये तभी प्रॉफिटेबल भी है अगेन, क्योंकि बहुत पानी चाहिए, बहुत ही ज्यादा, ठीक। बाकी अगर इरिगेशन नहीं हो पा रही है जहां पे, वहां पे इन क्रॉप्स को उगाने का मतलब ही नहीं रहता है, ओके। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में तो भाई इरिगेशन वाला एक सिंपल है जो कि आप सब लोग को आई थिंक अभी तक थोड़ा साइड लाइन होके ही ये टॉपिक थोड़ा हो चुका है। देन कम्स नेक्स्ट हमारा एमएसपी एंड अदर सब्सिडीज। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी हमारे क्रॉप्स होती हैं उनको एक, हिमांशु नेक्स्ट स्लाइड, यस, ओके। तो ये है हमारा मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था 60s में, आई थिंक 66 67 के आसपास, कि जो टीडीएस, अच्छा ये सब थोड़ा इकोनॉमिक्स का टर्म है, ओके, इतना रहने देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आ, कुछ क्रॉप्स को सपोर्ट प्राइस दी जाती है ताकि लोग इनको उगाएं, ठीक है। वही
कहीं ना कहीं फार्मर्स के मन में एक डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हो जाता है कि चलो गवर्नमेंट इसको उगाने के लिए इतना दे रही है तो हम ये उगाते हैं, ठीक। राइस एंड व्हीट जिन पे वैसे अभी करंटली ऑलमोस्ट आई थिंक 23 क्रॉप्स हैं जिन पे एमएसपी दिया जाता है। आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना, ये बस थोड़ा जनरल था, मेरे दिमाग में था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिन पे एमएसपी दिया जाता है वो होता है आपका राइस एंड व्हीट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स के मन में होता है कि अच्छा चलो सरकार दे रही है तो कहीं ना कहीं चलो यही उगाते हैं, क्योंकि ये फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, ठीक। अब एमएसपी वगैरह के बारे में आप लोग बहुत डिटेल में अच्छा खासा पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अगर वो आता है तो। इफ नॉट देन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएचयू में घुसते ही सबसे पहले आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ ही लेंगे, इकोनॉमिक्स में भी एंड ज्योग्राफी में भी, ठीक। तो एमएसपी का ये फायदा होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडीज मतलब थोड़ा कम करके पैसा देना फर्टिलाइजर्स वगैरह पे। तो इससे क्या होता है कि बहुत क्रॉप्स होती हैं जो इतने टाइम में फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट है, कि डिपेंडेंट का मतलब यही है कि मिट्टी में अगर वो न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी वो क्रॉप उग पाएगी या उगाई जाएगी। तो जब तक हम मिट्टी में अच्छा खासा उसको वो नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर अच्छा खासा नहीं देते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है कोई भी क्रॉप उगाने का। फर्टिलाइजर्स देने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट कुछ फर्टिलाइजर्स पे भी सब्सिडीज देती है ताकि लोग इन्हें लें सस्ता समझ के और फिर ये पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाएं, ठीक। जो कि हमारे इंडिया में भी सबसे ज्यादा इस ट्रेंड की वजह से चला है राइस एंड व्हीट का अगेन, ओके। ये है आपका एमएसपी एंड अदर सब्सिडीज, ठीक। फिर वही डिमांड एंड सप्लाई भी आ जाता है कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सर्टेन, उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब हम लोग ना फूड क्रॉप्स के मामले में बहुत डेफिशिएंट थे। तो हमारे जो प्लान्स बने थे 5 ईयर प्लान्स, उनका कहीं ना कहीं मेन गोल था कि ओके हमें इंडिपेंडेंट बनना है क्रॉप्स के मामले में, मतलब सॉरी क्रॉप्स के मामले में नहीं, ये खाने पीने के मामले में। तो तब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था एंड जो दो सीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड्स जो लिए गए थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उस टाइम पे भी वो राइस एंड व्हीट ही था। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश राइस एंड व्हीट के मामले में थोड़ा जाना जाता है कि हाँ वो उसी टाइम से डेवलप होता होता आया और आज भी कहीं ना कहीं वही चल रहा है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी कहीं ना कहीं मान लो राइस प्रेफर किया जाता है। अच्छा अब ये देख लो, हमारे साइड यूपी साइड या फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल वगैरह साइड जहाँ पे कल्टीवेशन है, अब वेस्टर्न यूपी में राइस बहुत होता है, वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न यूपी में, तो यहाँ के क्योंकि वहाँ के लोग भी खाते हैं। तो मतलब अगर मैं राइस दे रही हूँ या डिमांड या सप्लाई कर रही हूँ तो डिमांड भी वैसे ही है, या डिमांड कर रही हूँ तो उस हिसाब से सप्लाई की जा रही है। नॉर्थ पंजाब हरियाणा साइड ऐसा नहीं, राइस नहीं उगाया जाता, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद रोटी ज्यादा प्रेफर करते हैं, इस वजह से वहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये है डिमांड एंड सप्लाई की, कहीं ना कहीं एरिया पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे डिमांड किस चीज की है, उस हिसाब से सप्लाई भी होगी, सप्लाई किस चीज की है उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट भी होती है, ठीक है। ये दो टर्म थोड़े इकोनॉमिक्स के थे जो कि इसमें आए हैं। तो आई होप आप लोग को पता होगा डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल, राइट। क्लास एकदम थोड़ी ज्यादा बोरिंग नहीं हो रही है ना, क्योंकि बीच बीच में आज बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब एक बार थोड़ा इकोनॉमिक्स आया, थोड़ा, हाँ थोड़ा अभी तक इकोनॉमिक्स ही आ रहा है इसमें। जहां भी आप लोगों को लगे ना प्लीज की समझ नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बताते रहना, ओके। उसके बाद आता है आपका साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें, अगर आप लोगों ने 9th 10th को ज्योग्राफी पढ़ा हो, अगर इंडिया का कंपेयर करते हैं, मान लो इंडिया में बहुत छोटे छोटे लैंड है, ठीक है। वहीं आप यूएसए में उठा लो, जितना हमारा पूरा एक गांव होता है ना, उतना अमेरिका वगैरह में एक इंसान का लैंड होता है जिसपे वो लोग फार्मिंग करते हैं। अब जब आप छोटे छोटे एरिया पे फार्मिंग कर रहे हो तो इससे इतना तो आप उगा ही नहीं सकते ना कि आप बेच पाओ, एक्सपोर्ट कर पाओ। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस इसका लिटरल मतलब ही होता है वो चीज जो जीने लायक हो, या जो बस हमारी नॉर्मल जिंदगी की चीजें पूरी कर पाए, बस जिससे जीना पॉसिबल हो पाए। तो जब सबसिस्टेंट फार्मिंग लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो भी प्रोड्यूस होता है वो लोग यूजुअली उनके खुद की फैमिली के लिए ही हो पाता है, ठीक है। वो ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ज्यादा लोग के लिए पॉसिबल मतलब एक्सपोर्ट वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं हो पाता। एक और फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो है लैंड साइज की होल्डिंग। मतलब अगर लैंड छोटा है तो ऑफ कोर्स कुछ ही क्रॉप्स उगाई जाएंगी या थोड़ी सी ही उगाई जाएंगी। और हमारा सिस्टम भी ऐसा है ना कि अगर मान लो एक लोग हैं,
एक पेरेंट है, उनके 5 बच्चे हैं, पांचों में लैंड डिवाइड होगा। अब पांचों में लैंड डिवाइड होगा मतलब वो और तोड़ते तोड़ते जाएगा, तो इस वजह से वैसे भी लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जाती हैं। ठीक। जो लोग इस सिस्टम में नहीं पढ़ते फिर उन लोग का अच्छा खासा लैंड होता है, वहां पे फिर आप कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक। इनफैक्ट आजकल जो कंपनियां यही करती हैं कि बड़े बड़े लैंड को ले लिया, उस पे लोगों को करवा रहे हैं फार्मिंग, और फिर खुद ही उसको एक्सपोर्ट करवाया जा रहा है, ये भी होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स थी वो थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस जिससे बस जीने लायक चीजें निकले, एंड कमर्शियल जिससे एक्सपोर्ट वगैरह के लिए भी आसानी से निकल आए, मतलब जिनका पर्पस ये होता है कहीं ना कहीं कि हाँ बेचा जाएगा, कमाया जाएगा। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। देन कम्स हमारा क्रॉप का क्लासिफिकेशन, कि आखिर हमारी क्रॉप्स होती किस किस कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है आपका फाइन ग्रेन्स। ठीक है, यार इसमें मैंने फूड क्रॉप्स में आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कोई नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, आप लोग अच्छे से बता देती हूँ। फाइन ग्रेन्स मतलब जिसके थोड़े पतले दाने हो, जैसे कि राइस, व्हीट। कोर्स ग्रेन जो थोड़ा मोटे दाने वाले हो, ठीक है, वो होता है आपका ज्वार, बाजरा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ ये मोटा दाना है, इसको जल्दी इस वजह से खाने में नॉर्मल नहीं यूज किया जाता है, कभी कभार में यूज किया जाता है। लेकिन जो लोग बहुत फिजिकली मेहनत करते हैं उन लोगों को यूजुअली कोर्स ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका पल्सेस। पल्सेस में क्या होता है, आपकी सारी की सारी दालें, और दाल तो बहुत तरह की है इंडिया में। आई थिंक काली दाल, लाल दाल, पीली दाल, जिसको हम ग्राम वगैरह बोलते हैं, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, राइट, सोयाबीन वगैरह, पीज, ये सब कुछ दाल में आता है, राजमा, एवरीथिंग। ठीक है। और राजमा, सिंस राजमा से हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, राजमा कह रही हूँ सॉरी, पल्सेस, पल्सेस से सबसे ज्यादा हमें मिलता है प्रोटीन। और प्रोटीन कहीं ना कहीं एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो इस वजह से ही मिट्टी में जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। ठीक, वही एक रीजन था। तो फूड क्रॉप्स में आ गया आपका राइस, व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स में मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, जो कि कोर्स ग्रेन्स होते हैं। बाकी भी मिलेट्स होते हैं जैसे कि मखाना, जिसे हम शायद फॉक्सटेल कहते हैं, शायद आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी श्योर नहीं हूँ। ठीक। एंड इसके बाद आता है आपका कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में आ जाता है दो कैटेगरी, एक तो आता है आपका फाइबर क्रॉप्स, दूसरा आपका आता है ऑयल सीड्स। ठीक। अब ऑयल सीड्स में मस्टर्ड सीड्स, या जो मस्टर्ड होता है, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कैस्टर, ठीक, ये सारे जिनसे तेल निकलता है, एडिबल वगैरह, अच्छा एडिबल जो खाने लायक होता है, ठीक, वो सब होता है आपका ऑयल सीड्स। दूसरा हो जाता है आपका फाइबर क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन या जूट। ठीक। एंड हाँ, कॉटन एंड जूट, हेम्प, हाँ हेम्प भी एक फाइबर क्रॉप है। एंड उसके बाद आता है आपका शुगर केन एंड टोबैको। ये फाइबर क्रॉप्स नहीं है बट ये कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स का पर्पस होता है ऐसी क्रॉप्स उगाना जिनसे आपको मेनली प्रॉफिट हो। ठीक। जिनका पर्पस ही होता है बेचो और कमाओ, ठीक, कहीं ना कहीं, ओके, मार्केट में बेचना, दैट, इसलिए वो टर्म भी है कैश क्रॉप्स का। अच्छा, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल तो आपको पता है। मुझे बताओ लिनन, लिनन फैब्रिक, पहले तो मुझे बताओ नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? एनी आइडिया, किसी ने लिनन सुना है? यस मैम, सुना तो है। ओके। कपड़ा है मैम। हाँ, लिनन, राइट, लिनन एक कपड़ा, जैसे कॉटन होता है ना, हमें पता है कॉटन एक कॉटन प्लांट से मिलता है ना, कॉटन प्रॉपर कॉटन प्लांट ही होता है। जूट, जूट प्लांट से ही मिलता है ना। लेकिन लिनन, लिनन होता है अगेन आपका नेचुरल फाइबर, जो कि यूपी साइड एक बहुत फेमस प्लांट है, उससे मिलता है, इसलिए मैंने पूछा ये सवाल। आप सब लोग ने, अगर मैं उसका हिंदी में नाम बोलोगे ना, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा, आई एम श्योर। ओके, मैं बताती हूँ। तीसी जानते हैं आप लोग? क्या मैम? यस मैम। तीसी, तीसी, यस मैम। तीसी। तीसी, यस, जिसको इंग्लिश में अलसी अलसी, हाँ हाँ, अलसी, तीसी, ये दोनों ही नाम है, राइट राइट हाँ राइट। मैम, हाँ।
हाँ, इसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैक्स। ओके, इस फ्लैक्स प्लांट के फाइबर से बनता है आपका लिनेन। ओके, वैसे तीसी भी बहुत सुपर फूड्स में आता है, लेकिन ये प्लांट फाइबर में भी आ जाता है। ओके, लिनेन। कॉटन वगैरह तो हर कोई जानता है, कॉटन वूल, बट ये भी एक प्लांट फाइबर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, टी, कॉफी, रबर। ठीक, ये सब है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है, बहुत एक लैंड ले लिया और अच्छा खासा उस पे उगाया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसको मैं एकदम स्पेसिफिक कैसे बताऊं, वेट वेट वेट, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ही बड़ी स्केल पे उगाई जाती है, बहुत ही बड़ी। हाँ, मान लो मेरा एक प्लॉट है, मैंने वो पूरा प्लॉट खरीदा और उस पूरे पे मैं सिर्फ सिर्फ एक चीज उगा रही हूँ, ठीक है, और उसे फिर बेच भी रही हूँ, दैट इज द प्लांटेशन। ठीक, एक्सटेंसिव स्केल पे जो उगाया जाता है, जैसे कि टी, कॉफी, रबर। कभी कॉफी का नहीं, कॉफी का नहीं, टी वगैरह का आप लोगों ने देखा है कितना दूर दूर तक फैला होता है, अरे इतना दूर तक होता है ना, सच में बहुत अच्छा खासा। ठीक, उसके बाद हो जाता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपके यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, एंड लाइक बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये सब जो कि हमारे कश्मीर साइड बहुत होता है, साउथ साइड भी बहुत होता है बनाना वगैरह का। कैश्यू वगैरह, अगेन जो कैश्यू साउथ साइड बहुत होता है, एंड आलमंड एंड एप्रिकॉट्स, वॉलनट जो कश्मीर साइड बहुत होता है, ये सब है आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट। ठीक, उसके बाद हम आते हैं हमारे ग्रोइंग सीजन पर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खरीफ, राबी एंड जायद, या ज्याद भी बोलते हैं। ठीक, ये है हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशु। यस, सबसे पहले आपका खरीफ। ठीक है, ये आपका मॉनसून सीजन से पहले बोया जाता है, अराउंड जून जुलाई। ठीक, तब ये बो दिया जाता है ना, जून जुलाई से वही मई जून, राइट, तब ये बोया जाता है और इसको काटा जाता है अक्टूबर नवंबर। ठीक, उस टाइम पे इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। इसमें जो मेन क्रॉप्स आ जाती हैं, अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जो क्रॉप्स हैं वो खरीफ, कौन कौन सी क्रॉप्स खरीफ में है, कौन सी राबी में है, कौन सी जायद में है। ये सेकंड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस, कॉटन, जूट, बाजरा, रागी वगैरह, तूर, उड़द, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट से बहुत क्वेश्चन आता है, ग्राउंड नट तो आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये पल्स का पार्ट है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड नट बहुत रहता है, ठीक है। ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, एंड राइस, कॉटन, वेरी कॉमन, ठीक है। ये सब है आपका खरीफ का। देन कम्स हमारा राबी, जो कि बोया जाता है सर्दियों में और कहीं ना कहीं उसको काटा जाता है जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से खत्म क्या, जब दूसरा सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, मार्च अप्रैल के आसपास, वही जब दूसरा, जब गर्मी, जो मेन आजकल तो गर्मियां जल्दी आ रही हैं थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, बट वैसे जो गर्मियों का सीजन होता है वो जो मार्च अप्रैल तक, तब से ही शुरू होता है। तो तब से जो आता है तभी राबी क्रॉप्स भी कट की जाती है। ठीक है, इसमें मेन आपका आ जाता है वीट। जैसे कि मैंने कहा था, वीट को थोड़ी सी बारिश की जरूरत होती है, अभी हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है, वही काम आती है। ठीक, वीट हो गया, पी हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड, अगेन जैसे वहां पे ग्राउंडनट था, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका मस्टर्ड, मतलब वीट को छोड़ के। सी राइस एंड वीट ना बहुत नेचुरल है, इनको तो मतलब हर चीज में देखना है कि ये दो क्रॉप्स कहाँ आती हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक, इनको इग्नोर नहीं करना है, भले ही ये ऑयल सीड्स हैं, तीनों ही ऑयल सीड्स हैं, सनफ्लावर भी, मस्टर्ड भी, ग्राउंडनट भी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं इनसे, मतलब एकदम लिख के ले लो। ओके, इसके बाद आपका आता है समर या जैद क्रॉप्स। ये क्रॉप्स होती है जो इन दोनों के बीच में आ जाती हैं, ठीक है, मतलब जब खरीफ के शुरुआत एंड राबी के खत्म होने के बीच में। इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो यूजुअली वाटरमेलन, पंपकिन, आपने देखा होगा अपने बनारस में जो लोग रहते हैं, बनारस के उस साइड, गंगा घाट के उस साइड, ये क्रॉप्स मतलब वाटरमेलन, पंपकिन वगैरह बहुत आराम से उगाई जाती हैं, क्योंकि इनको वैसे ही सैंडी सा चाहिए होता है जहाँ पे इरिगेशन भी थोड़ी हो जाए और मिट्टी भी वैसी मिले। ठीक है, और सीजन भी वही रहता है ये वाटरमेलन, पंपकिन का। ये होता है आपका जैद क्रॉप्स। ठीक, खरीफ, राबी, जैद, ये कब उगाई जाती है, मतलब इनका सोइंग सीजन क्या है, हार्वेस्टिंग मंथ क्या है,
एक तरह से क्रॉपिंग पीरियड भी आप लोग याद रखोगे काफी है। क्रॉपिंग पीरियड के बाद इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, याद रख सब क्लियर? यस यस मैम। मैम। यस ओके, मैम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा था अभी और है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम हमारे बेसिक या मेजर फूड क्रॉप्स पे। ठीक है, अब मेजर फूड क्रॉप्स पे जो जो कि आज आई थिंक मेरे हिसाब से हम 3 या 4 ही पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आता है आपका राइस। अच्छा ये बताओ, आप में से कुछ लोग साइंस में से हैं, साइंस का सॉरी साइंस का पूछ रही हूँ, राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? सबने पढ़ा है, मैं श्योर हूँ 10th तक तो ये चीज आ जाती है, याद भले किसी को नहीं होगा लेकिन पढ़ा सबने होगा। पाइसम सटिवम आई और थिंक। नहीं, पाइसम सटाइवम इज ऑफ पी। ओके, ओरछा मैंजिफेरा। सटिवा। यस 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 राइट, अर्जा सटाइवा। एंड एक है मैंजिफेरा इंडिका, ये बहुत फेमस है मैंजिफेरा इंडिका भी। ये आई थिंक हम सब लोग 10th की साइंस में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया, बस थोड़ा सा बैक टू मेमोरी लेन जाने के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ट्रस्ट मी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब मैं साइंस का थोड़ा जानती नहीं कि ऐसा आता है नहीं जान, मतलब ज्योग्राफी में तो नहीं आएगा। ठीक। तो अब पढ़ते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड राइस के बारे में। ओके, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ओके, नॉर्थ साइड, नॉट पूरा नॉर्थ, मान लो नॉर्थ में हमारा पंजाब हरियाणा ये सब है, यहाँ का कहीं से भी राइस स्टेपल फूड नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में मतलब जो नॉर्थ, ओके, 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? मैम जो वेस्ट साइड में हुए हैं ना साथ। दैट इज नॉट वेस्ट, डायरेक्शन The क्या है वो? seven northeastern states. Yes, right. The seven northeastern states are termed as the seven sisters. Okay? तो वहां का, सिंस वहां पे भी बारिश अच्छी खासी होती है, एंड हमारा वेस्ट बंगाल एंड हमारा ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो जहाँ पे पानी वगैरह अच्छा खासा है, जहाँ पे चावल उगाया जाता है, वहां का चावल होता है स्टेपल फूड। ठीक, चावल, अब जो राइस होती है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड फार्मिंग के साथ उगाई जाती है। अच्छा मैंने यहाँ पे डाला है मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग वाला। ठीक, सो आई थिंक मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एंड राइस स्टेबल फूड मतलब जहाँ का मेन खाना, जैसे पंजाब एंड यहाँ रोटी, आपको यहाँ पे ना चावल खाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। वहीं अपने साइड आ जाओ, ऐसा नहीं रोटी नहीं बनती, बट यूजुअली लोग चावल प्रेफर करेंगे। और टिपिकली कोस्टल साइड चले जाओ, वहां पे तो एकदम ही चावल प्रेफर करेंगे, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, चावल। ठीक, राइस इज द स्टेपल फूड। अब जो राइस होता है वो कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी में रिच होता है। दीज आर जस्ट दी जनरल फैक्ट्स, आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइस एक खरीफ क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो एकदम रट के ले लेना है। ठीक है, अब ये थोड़ा हाई हो जाएगा, इसको आप लोग इतना याद मत करना, सिंस हमारे इंडिया में कई जगह बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज पॉसिबल हो गई हैं, इस वजह से राइस कहीं कहीं राबी सीजन में भी उगाया जाता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए राइस खरीफ क्रॉप है या राबी, बिना डाउट के आपको खरीफ पे टिक करना है। ओके ओके, Yes. ठीक। यस मैम। देन कम्स हमारा क्लाइमेट अगेन। राइस को बहुत पानी चाहिए, हीट भी चाहिए, रेन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। वही मैंने कहा था, इट्स अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक, बहुत लोग लगते हैं तब जाके ये राइस कल्टीवेशन अच्छा खासा पॉसिबल हो पाता है। एंड जो राइस है वो कोल्ड क्लाइमेट में थोड़ा लेस फेवरेबल होता है, इसीलिए खरीफ क्रॉप है कि थोड़ा बारिश, थोड़ा गर्मी, ये सब, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड, एग्जैक्टली ये जो एग्जैक्ट टर्म है, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी तब होती है जब बारिश जब हवा में चिपचिपाहट हो, ये थोड़ा बारिश वाला मौसम हो, दैट इज ह्यूमिडिटी, राइट? वो वेदर बेस्ट होता है राइस के लिए। ठीक, और जो रेनफॉल चाहिए होती है वो यूजुअली होती है 150 के ऊपर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर के ऊपर। एंड राइस जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राइट?
एंड वेस्ट बंगाल। अब नेक्स्ट स्लाइड। आपको इसमें राइस वगैरह में जो चीज याद करनी है, एक तो उसको चाहिए क्या क्या, कौन सा सीजन है, कब उगाई जाती है, कितना क्लाइमेट मतलब ये रेनफॉल वगैरह कितना चाहिए, उसके बाद सॉइल कैसे चाहिए जो कि हमने देखा था, ठीक है, क्लेई लोमी सॉइल जो थोड़ा पानी को होल्ड कर सके वो, या फिर डेल्टेक डेल्टेक प्लेन जो कि एलुवियल सॉइल्स वगैरह होती हैं वो, ठीक है, वहां पे। उसके बाद मेजर स्टेट्स। नेक्स्ट स्लाइड, कंडीशंस तो हो गया हमारा, नेक्स्ट स्लाइड। सॉइल, यस, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो मेन चीज है जो आप लोग को ध्यान रखना है इसमें, वो है आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कौन सा स्टेट इंडिया में, पहले स्टेट नहीं पहले कंट्री देखते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दैट इज चाइना, ठीक। इसको सच में याद करना है। दूसरा, इंडिया। ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं कि कौन से रीजन्स हैं जो राइस या ये पर्टिकुलर क्रॉप बहुत उगाते हैं, या फिर जो टॉप 3 कंट्रीज बताइए, या मेन एक्सपोर्टर ऑफ राइस बताइए, ठीक। तो इंडिया जो है प्रोड्यूसर के नंबर, जब प्रोड्यूस की बात आती है नंबर 2 पर है, ठीक है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया नंबर 1 पर है। और ये दोनों फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट के नाम पे नंबर 1 है इंडिया, प्रोडक्शन के नाम पे नंबर 2 है इंडिया, और प्रोडक्शन में नंबर 1 है चाइना, ठीक। फिर आता है हमारा इंडियन स्टेट्स। इसमें आता है वेस्ट बंगाल जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद जो कुछ स्टेट्स हैं वो है हमारा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक। ये है वो टॉप 5 to 6 स्टेट्स जहां पे चावल उगाया जाता है, ओके। एंड इंडिया कहीं ना कहीं हमारा 70% वर्ल्ड का, इंडिया का बासमती राइस बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बासमती राइस जाता है वो कहीं ना कहीं मेजर पार्ट होता है वो इंडिया का, ठीक। ये था प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली कंट्री स्टेट दोनों आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सी क्रॉप है, कंडीशन कितनी है, मतलब कंडीशन ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, ओके। देन कम्स हमारा नेक्स्ट, वीट। Oh, wheat is the second most important staple food in India. ठीक। अगर चावल के बाद कोई खाना या किसी खाने का नंबर आता है या फसल का, वो है आपका वीट, राइट। वीट यूजुअली प्रेफर होता है आपका नॉर्थ साइड एंड नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि राजस्थान वगैरह, या वेस्टर्न यूपी भी ले लो, महाराष्ट्र, एमपी, राइट। वीट यहाँ पे होता है। अगेन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कैल्शियम, आयरन, ये वीट में अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेकिन वीट आ जाती है आपकी राबी क्रॉप, ठीक है। वही मैंने कहा था, एक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स दोनों सीजन्स की हैं, वो है एक राबी, एक है सॉरी, एक है राइस, एक है वीट, ठीक। इसको थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एंड इनफैक्ट हार्वेस्टिंग के टाइम पे ना थोड़ी सी बारिश, बारिश से मतलब अच्छी खासी बारिश नहीं, ना ना ना, वो बस राइस को चाहिए एकदम हल्का सा क्लाउडीनेस हो जाए, जिससे हल्की सी बस बारिश हो, वो इसको चाहिए होता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है इसके उसके लिए। जो हमने देखा था राइस में कि 150 सेंटीमीटर से ऊपर ही बारिश होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिमिटेड है, दैट इज 75 to 100, ठीक। 75 to 100 में ये आराम से वीट उग सकता है। उसके बाद सॉइल, सेम चीज। ये सिंस दोनों ही थोड़ी फर्टिलिटी डिमांड करते हैं, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना कि क्ले एक में रहेगा लोमी एक में रहेगा, नहीं। क्ले, लोमी, एलुवियल, ये 3 टाइप के सॉइल इन दोनों में ही आ आवाज जाएंगे। क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, हेलो। यस मैम। ओके ओके, यस मैम अभी आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके सॉरी। आप लोग बताते रहना जब भी थोड़ा दिक्कत आए तो। मैं क्या बता रही थी, हाँ, क्ले, लोमी एंड एलुवियल सॉइल्स। ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर सॉइल ही इन तीनों में से अगर आए तो हमें बताना है, नहीं। ये तीनों सॉइल्स ही दोनों टाइप की क्रॉप्स को वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि बस क्ले हो सकता है, बस लोमी हो सकता है। हाँ, ज्यादा प्रेफरेबल अगर आए तो क्ले आ जाता है राइस के लिए, लोमी आ जाता है वीट के लिए। लेकिन अगर ये दोनों तीनों और एलुवियल, हाँ, अगर एलुवियल सॉइल आए तो वो तो बेस्ट सॉइल है, ठीक है, क्योंकि एलुवियल सॉइल में सब कुछ होता है, ठीक।
एंड वीट, सिंस वीट इतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है, तो वीट को उगाना थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वीट थोड़ा मशीन्स वगैरह या आजकल वीट क्रॉप प्रोडक्शन में थोड़ा मैकेनाइजेशन भी हो गया है, लेकिन राइस आज भी कहीं ना कहीं ह्यूमन लेबर पे डिपेंडेंट है। ठीक। अब आता है प्रोडक्शन वीट के मामले में। ठीक है। वीट, अगेन इंडिया जो है वो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, चाइना के बाद। यानी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एंड चाइना सेम लेवल पे आते हैं। ठीक, उधर भी नंबर 1 पे था, इधर भी नंबर 1 पे चाइना, उधर मैम भी हम। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ओके ओके, अब आई। आई थिंक मैं ना अपना हेडफोन नीचे कर दी थी तब दिक्कत हो रही है। अब आ रही है? एक बार आप लोग मुझे बताना, उस हिसाब से मैं करती हूँ। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ मैम। ओके ठीक है ठीक है। ओके, तो हम्म हम क्या कर रहे थे, वीट का। यप। तो वीट के मामले में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अगेन वो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। प्रोडक्शन का जो राइस एंड वीट का रूल है वो दोनों में ही सेम है। यानी कि राइस में भी इंडिया नंबर 2 पे, चाइना नंबर 1 पे, वीट में भी इंडिया नंबर 2 पे, चाइना नंबर 1 पे। अब आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के नाम मामले में इंडिया नंबर 1 था राइस में, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। वीट के मामले में जो कंट्रीज एक्सपोर्ट के मामले में जो सबसे ज्यादा होती हैं वो है रशिया, यूएसए, कनाडा। ठीक, यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में वीट में सबसे आगे नहीं है। ठीक है, यूएसए एंड रशिया के बीच में यूजुअली रहता है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर तक अभी तक यूएसए चल रहा था, अभी रशिया नंबर 1 पे आया है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे एकदम लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल जाएगा, बट अगर अभी भी आए तो आप लोग रशिया लेके चलेंगे। ठीक है, रशिया एंड यूएसए में बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। रशिया एंड यूएसए जो कि वीट के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। काफी लंबे टाइम तक वीट यूएसए से ही एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए यूएसए में जो एक एरिया है प्रेरीज, ठीक है, ओके, ये सब ना आप अगेन प्रेरी, वेल्ड, सवाना, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम वेजिटेशन करेंगे। ठीक है, अभी बस आप लोग याद रखिए कि यूएसए का जो प्रेरी पोर्शन है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड का वीट बास्केट। ठीक, ये शायद कभी कभार आ जाता है कि इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो दैट इज यूएसए। ठीक, मतलब यूएसए का ही है, प्रेरीज ऑफ या नॉर्थ अमेरिका का जो है। ओके, आई थिंक वीट में इतना ही है। नेक्स्ट लाइन। सॉइल, हाँ हमने कर लिया सॉइल, यस, लोमी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, एलुवियल सॉइल्स, ये हो गया है। नेक्स्ट प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन मैंने वही अभी बताया कि इंडिया नंबर 1 पे है, सॉरी चाइना नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 2 पे है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में है रशिया। हाँ, इंडियन स्टेट्स, यस इंडियन स्टेट्स हमने नहीं किया। अब वीट के मामले में जो मेनली स्टेट्स डोमिनेट करते हैं, एज सेड, जहां सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, दैट इज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ठीक, ये सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हाईएस्ट कहा जाए, जो लिस्ट अगेन जो टॉप कर रहा है स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, इस मामले में प्रोडक्शन के मामले में, राइस के मामले में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा था? वेस्ट बंगाल। इधर इट्स यूपी। ओके, तो वीट का आई थिंक इतना ही है। वीट के बाद हम जाते हैं मेरे हिसाब से मिलेट्स में, या मेज होगा। नेक्स्ट स्लाइड। यप, मेज। मेज यानी भुट्टा। ओके, इंडियन कॉर्न अगेन इसे कहा जाता है। अब हमारे यहाँ पे ये स्टेपल क्रॉप नहीं है, राइट? लोग मेन खाने में बहुत रेयरली मेज को यूज करते हैं। ये या तो चारा के लिए यूज होता है, मैंने भी अपने गांव में देखा है, अगर वो गाय भी जाते हैं तो चलो गाय भैंस बकरियों को खाने के लिए दे दो, राइट? बट है तो क्रॉप, और आजकल मॉडर्न सिटीज में अच्छा खासा इनका वही ना, जो ट्रेंड एकदम कभी कभार पलट जाता है, वही हो रहा है। तो मेज का भी अच्छा खासा है। एंड इनको जब उगाने का, जब ये शुरू हुआ था तब वही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे ये HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इन सब की वजह से एक्चुअली ये आज प्रोमिनेंट हो पाए हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था, लेकिन वहीं पे लोकेटेड था जहाँ पे कंडीशंस नेचुरली अवेलेबल थी। अब जब कंडीशंस अवेलेबल करवाई जा चुकी हैं या करवाई जा रही हैं, तो वो वहां पे भी उगाया जा रहा है। ठीक है, अब
एज जो कि मैंने कहा था कुछ क्रॉप्स आ जाती हैं, दोनों खरीफ एंड राबी, इनका भी वही है। ये नॉर्थ साइड खरीफ है, साउथ साइड राबी है, ठीक है। ये मेष से बहुत कम क्वेश्चंस आता है। मेष से जो मेन क्वेश्चंस अभी तक आता है वो है कि इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ना मेज से रिलेटेड अभी तक इंडिया लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेज यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। मे भी शायद इस वजह से ही जब हम एंट्रेंस वगैरह का पेपर देखते हैं तो इसके ग्लोबल लेवल वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो मेज में भी यूएसए, चाइना, ब्राजील आपके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। यूएसए, चाइना, ब्राजील। यूएसए का हाल तो ऐसा है कि वहां पे मेज के ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं, ब्लू, रेड, मल्टी कलर। इंडिया में तो चलो सिर्फ येलो एंड व्हाइट, ऑफ व्हाइट ही मिलता है, बट ब्लू येलो कलर सब यूएसए में आराम से मिलता है कॉर्न का, ठीक। तो इसको उतना डिटेल में नहीं, बस थोड़ा कि हाँ ये थोड़ा सेमी एरिड रीजन्स में उगाया जाता है। सेमी एरिड रीजन्स हो जाता है आपका जहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच की हो, मतलब कि बारिश एकदम खत्म भी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत हो, ठीक। वो होता है आपका सेमी एरिड। एंड जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो ऑफ कोर्स वहां पे ये नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि इसको इतनी बारिश हुई वो बह के चला जाएगा, नहीं चाहिए इसको इतना पानी। कहते हैं ना कोई चीज कम या ज्यादा दोनों ही नुकसान होती है। इनको ज्यादा पानी दोगे, कम पानी दोगे तो भी नहीं उग पाएंगे, ठीक। कम पानी में एक बार फिर भी हो जाए तो कि वहां पे इरिगेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ज्यादा में तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। एंड इंडिया के मामले में स्टिल हम देख लेते हैं प्रोडक्शन कौन लीड करता है, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक मैंने अपडेट किया था इसको। हिमांशु, यस, ये भी हो गया है। अगेन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड कर्नाटका। ओके, कर्नाटका भी नंबर 2 पे है। ओके, अभी एक जो अभी तक का ट्रेंड आ रहा था वो था कर्नाटका नंबर 1 पे, लेकिन अभी मेज के मामले में इट्स आंध्र प्रदेश जो नंबर 1 पे है, फिर कर्नाटका, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश। एक और चीज, एक बार राइस और व्हीट अकेले उगाई जाती है मास लेवल पे, लेकिन ना मेज अकेले नहीं उगाया जाता है, उसके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी क्रॉप्स हमेशा उगाई जाती है, इसलिए स्टेबल क्रॉप्स का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। बट आपको इसमें ये याद रखना है कि यूएसए, चाइना, ब्राजील लीड कर रहे हैं, और इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। सॉइल सेमी एरिड रीजन्स, 25 to 75 रेनफॉल, दैट्स इट। और इंडिया में इतना कोई स्पेसिफिक रीजन्स नहीं है, फिर भी जो थोड़े बहुत हैं वो है हमारे सामने, और साउथ में ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट कम्स हमारा मिलेट्स। मिलेट्स में आपका आ जाता है ज्वार, बाजरा, रागी। ये 3 है आपके जो मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, मिलेट्स है आपका ज्वार, बाजरा, रागी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो हमारे यहाँ पे उगाई जाती हैं। वही जो मैंने इसमें लिखा है, दे प्रोवाइड फूड फॉर पुअर पीपल बट नाउ इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर रिच पीपल एज वेल, लिटरली। इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि रागी में आयरन, कैल्शियम, बाकी रफेजेस, ये सब सच में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए आजकल तभी चला भी है। और इनका बेस्ट पार्ट, लेस फर्टाइल एरिया, लेस इरिगेटेड एरियाज में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, ठीक। मिलेट्स का सबसे बड़ा फायदा, एक तो फायदेमंद भी है, ऊपर से बहुत मेहनत भी नहीं चाहिए इनको करने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नंबर 1 मिलेट हम देखने वाले हैं वो है हमारा ज्वार, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हिमांशु, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, ज्वार। ज्वार में बहुत अच्छा खासा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगेन ये जो एरियाज जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे कि सेमी एरिड रीजन्स, अब ये वहां के मेन क्रॉप्स बन जाते हैं। होता है ना, इंसान कहीं ना कहीं अपने रीजन्स के हिसाब से अपनी फूड हैबिट्स भी अडेप्ट करता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो। सेम विद पीपल एज वेल। जहाँ बारिश ज्यादा होती है, जहाँ पानी ज्यादा अवेलेबल है, चावल उगता है, लोग चावल खाते हैं। जहाँ पे पानी कम है, जो वहां पे वेजिटेशन होती है जैसे कि ये मिलेट्स वगैरह, लोग वो खाते हैं। इसलिए आप राजस्थान या हरियाणा के सेमी एरिड एरियाज में जाएं तो वहां पे लोग ये क्रॉप ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक। तो वहां का जो मेन फूड क्रॉप भी हो जाता है वो यही होता है। ओके,
एरिया एंड प्रोडक्शन की बात भी करें तो ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है. इट वॉज इन द मेज, इट्स एक्चुअली ज्वार आफ्टर वीट, राइस, राइस वीट एंड देन दिस. ओके. अगेन इसको भी दोनों तरीके से उगाया जाता है, खरीफ एंड रबी. लेकिन अगर पूछा जाए गलती से, जो कि आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन इसमें मिलेट्स पे ही आता है कलेक्टिवली, लेकिन अगर फिर भी आए तो आप लोग इसको खरीफ क्रॉप में डाल सकते हैं. ठीक है, खरीफ क्रॉप मोर देन एनफ. ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी वहां ज्यादा उगाया नहीं जाता है जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 100 to 150 तक ही, हाँ उससे ज्यादा हो तो नहीं हो पाएगा. ठीक. क्ले सॉइल ये सब चलता है इसके लिए, ना भी हो तो भी मेरे हिसाब से चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, क्योंकि ये मिलेट्स हैं. मिलेट्स को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है. उसके बाद आता है आपका बाजरा. बाजरा है आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेट. ठीक है. अब ये है आपका रेन फेड खरीफ क्रॉप, जिसपे थोड़ा बहुत जरूरत होता है. ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगेन बाजरा के लिए प्रॉपर इरिगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये रेन फेड हो जाता है. लेकिन अगेन इसके लिए इतनी बारिश नहीं चाहिए होती है. रेन फेड से हमारे दिमाग में आता है ना कि ओ जैसे कि राइस, जिसको 150 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश चाहिए होती है. नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. इसको सिर्फ 40, 50, 60, 70, ठीक है, इतना ही इसको बारिश का पानी चाहिए होता है उगने के लिए. ठीक. अब रेन फेड क्रॉप से मतलब, क्योंकि ये रेन पे डिपेंडेंट होती है, इसीलिए बस इसका जो डेटा बनता है ना क्रॉप का, इस साल इतना होगा, इस साल उतना होगा, ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाता है. सिर्फ इसीलिए क्योंकि बारिश के पैटर्न्स थोड़े, कभी कभार बारिश पहले आ गई, कभी कभार बारिश बाद में, कभी कभार बारिश के साथ आंधी तूफान और ओले गिरने लगे तो फसल खराब हो गई. इसका मतलब होता है रेनफेड. ठीक है, तो इस वजह से ये फ्लक्चुएट करता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है. ठीक है, और ये भी अगेन बाकी मिलेट्स की तरह ये भी एक मिक्स्ड क्रॉप की तरह उगाया जाता है. या तो ये किसी मेन क्रॉप के साथ उगाया जाएगा, जैसे कि कॉटन के साथ उगा दिया गया, या तो दो मिलेट्स को एक साथ उगाया जाएगा. मैम ठीक. आवाज डिस्कनेक्ट होने लगी है। आवाज डिस्कनेक्ट होने लगी है. ओके. अब थोड़ा मैं अपना अभी ठीक आ रही है। नेटवर्क चेंज, मतलब हिल जाती हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ. अब आ रही है ना? यस मैम। ओके. देन आपका आता है रागी. ठीक है, रागी जो आपके साउथ साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है. साउथ में आप चले जाओ, मैक्सिमम लोग ना रागी को, रागी का जो आटा होता है उसको घोल के दही में, पानी में पीते हैं. इतना कॉमन है, मतलब जैसे वहां पे कोकोनट होता है ना, उतना ही कॉमन रागी है साउथ साइड में. ठीक. इसको भी थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है. अब जो साउथ का है वो थोड़ा वार्म एंड ह्यूमिड में आ जाता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट वैसा है, राइट. तो सेम इसको थोड़ा 50 to 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है. और रागी वेराइटी ऑफ सॉइल्स पे उगाई जा सकती है, रेड, ब्लैक, एलुवियल, लोमी. ठीक, सब पे. ये भी एक रेन फेड क्रॉप है. अगेन खरीफ क्रॉप. रेन फेड का मतलब ये नहीं है कि बहुत बारिश चाहिए, राइट. रेन फेड का मतलब बस इतना है कि कहीं ना कहीं बारिश के हिसाब से इसकी फसल डिपेंड होती है. ठीक. इसको हार्वेस्ट किया जाता है वही सितंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसी के आसपास. ठीक. एंड कर्नाटका, एज सेड रागी में कर्नाटका सबसे ज्यादा है क्योंकि साउथ साइड है. उसके बाद आपका उत्तराखंड एंड तमिलनाडु जो आपके बाकी प्रोड्यूसर्स हैं. बट साउथ फेमस है, एकदम क्लियर कट फेमस है रागी के लिए. ठीक है. इसके बाद आपका आ जाता है बार्ले. ओके. बार्ले जो होता है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. यस. सो बार्ले जो होता है वो कहीं ना कहीं यूज होता है बियर एंड विस्की में. ये सिंस थोड़ा क्रॉप्स, हम फूड क्रॉप्स कर रहे थे, फूड क्रॉप्स में ये जो कोर्स एंड फाइन ग्रेन्स था, उसमें आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बार्ले का. तो अगर एक भी साइड ये है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है हमारा, जो कि राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा बार्ले उगाया जाता है. जितना भी आप मिलेट्स के अंदर जितने भी क्रॉप्स रहेंगे ना, आप एक चीज देखोगे, सबका जो रेनफॉल है वो सेम रेंज है. 50, 60, 70, 75, दैट्स इट. ठीक है, और 100, मैक्स 100. ठीक है, बस कुछ राबी है, कुछ खरीफ है. अब जो बारले है वो आपका राबी क्रॉप आ जाता है. ठीक है, बाकी से पहले वाला हमारा खरीफ था. ठीक, लेकिन ये राबी आ गया. एंड
राजस्थान में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, एंड इन सब का ना यूजुअली उतना एक्सपोर्ट नहीं होता जितना हम राइस एंड व्हीट का करते हैं, इसलिए हम इनको इतना पढ़ते भी नहीं है मास लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबली दो तीन क्रॉप्स आपको ध्यान रखने, दैट इज राइस व्हीट। आगे जाके हम कैश क्रॉप्स करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ल्ड लेवल के कंपैरिजन में आता है, रबर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूड क्रॉप्स में दो क्रॉप्स थी जिनको आपको हर तरह से जानना है। बाकी क्रॉप्स का आपको इंडिया पे क्या क्या है, कितना है, या मिलेट्स में क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपको जानना है। ठीक है, बस इतना ही था आपका इंडियन एग्रीकल्चर का आज का। आई थिंक सो, यस, ये इतना ही है। कल हम करेंगे, कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को हम करेंगे पल्सेस। फिर पल्सेस के बाद आपका आ जाएगा मेजर कैश क्रॉप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा था, एग्रीकल्चर थोड़ा लंबा है एंड थोड़ा आप लोग को याद भी करना है। सो आई होप आप सब लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि आज एक्चुअली तीन चार चीजें हैं जो याद करते टाइम ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, लाइक एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, खारीफ, राबी, कौन सा किसमें आता है। बट ट्रस्ट मी, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको ये सब ना एक्चुअली याद करना होगा। समझ रहे ना आप सब लोग? यस मैम। यस यस मैम। मैम। आज की क्लास यस सबको मैम। समझ आई? यस मैम। मैम। ओके, चलो, किसी को कोई डाउट हो, कांटेक्ट मी एनी टाइम। ग्रुप में मेरा नंबर है ही, जिसको जहां जैसे दिक्कत आए कभी भी, ठीक है। एंड हाँ, प्लीज मेरे पे अभी अभी मैं ग्रुप में नहीं पूछूंगी रिव्यू में क्लास, प्लीज अभी मेरे को रिव्यू बता दो, क्लास कैसी रही आज की आप लोग की ज्योग्राफी की? अच्छी रही मैम। बहुत अच्छी अच्छी थी है, मैम। बिकॉज मैम अच्छी 1.5 थी। हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि 1.5 घंटा हो गया आज की क्लास का, थोड़ा कंटेंट भी ज्यादा था एंड मैं कल क्लास मैम नहीं ले आज पाई का थी। पीपीटी मिल सकता है? हाँ हाँ, पीपीटी वगैरह सब आपको मिल जाएगा, मैं हिमांशु को बोल दूंगी वो सब ग्रुप में डाल देगा, आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। ओके। थैंक यू मैम। तो आई होप कोई बोर नहीं हुआ होगा, कोई सोया नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास चली गई, सॉरी लंबा जाने के लिए। बट थैंक यू, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सारी चीजों के लिए आप सब लोग बने रहे, थैंक यू सो मच। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम कल आप जो बोली थी माउंटेन पे जो मतलब जैसे हम लोग जो प्लेन एरिया में गंगा जो जाती है तो वो अपना जो सॉइल छोड़ती है वो बहुत फर्टाइल होता है। ठीक तो ठीक। हम जो माउंटेन पे भी तो वैसा होता होगा ना, तो हिली एरिया में भी तो फर्टाइल हाँ हाँ लैंड हाँ होता हाँ हाँ, है, तो माउंटेन वहाँ से पे हम रिवर्स, कैसे? नहीं नहीं, माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। वहां पे दो चीजें आती हैं, भंगर एंड खद्दर, ठीक है। कुछ मिट्टी होती है जिसमें जो कंकड़ होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, ओके। जब नदियां पहाड़ों पे से निकलती हैं तब ना उन पानी में वो पत्थर ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब वो मोटे मोटे कंकड़ वगैरह। और जब नदियां थोड़ा फ्लो करने लगती हैं, अब फ्लो करने लगी तो अपने आसपास कई पत्थरों को काट के निकल रही हैं, काट के निकल रही है मतलब साथ साथ में उन पत्थरों का इरोजन, वेदरिंग सब करते हुए जा रही है, ठीक है। उस वजह से वहां पे जो मिट्टी भी होती है वो फिर और धीरे धीरे फाइन होने लगती है। जब निकलती है तब बहुत मोटे मोटे होते हैं, लेकिन जब और पास करने लगती है तब वो पार्टिकल्स फाइन होते हैं। इसी वजह से जब गंगा नदी ये पहाड़ों से निकलती है, उस टाइम पे वहां पे जो आप सरफेस देखोगे, हम पानी की बात नहीं कर रहे, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट। वहां का जो सरफेस होगा वहां पे बहुत मोटे मोटे पत्थर होंगे। वहीं आप अभी प्लेन एरिया में आ जाओ, वहां पे बहुत फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसे हम सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक। ये सेडिमेंटेशन हिली एरियाज में नहीं होता, ये सेडिमेंटेशन प्लेन एरियाज में होता है, ठीक। उस वजह से वहां की जो मिट्टी होती है वो एलुवियल होती है। ओके, ओके मैम। क्लियर हुआ पक्का? यस मैम। एंड मैम ठीक। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही जगह पे मतलब कैसे सेल कर, मतलब आप बोलिए ना कि जैसे कि दोनों हाँ एक ही हाँ, जगह, तो वो राइट राइट कैसे राइट, होगा? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ओके। मान लो अभी हम सिंपल सा आइडिया लेते हैं अपने गांव का, ठीक है। अब हम्म। इस गांव में मैंने कोई भी, तुम कोई चीज ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मान लो भी के लिए चावल ही ले लो, ठीक है। मैं उगा रही हूँ चावल अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे उस गांव में उसको बेचने के लिए या खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, या मान लो आसपास के दो तीन गांव में भी कोई नहीं है, तो एक दो बार तो मैं ये करूंगी ना कि चलो ठीक है मैं दूर जाके बेच आऊं।
लेकिन ये काम मैं मैम एक बार फिर तो कर वहाँ जो आपका लैंड है वो तो सबका लैंड होगा ना, उतना ही फर्टाइल सबका लैंड होगा ना। नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर कंसेप्ट कुछ और है। रुको रुको, मैं बता रही हूँ, सुनो एक बार, ठीक है। कंसेप्ट ये यहाँ पे, कंज्यूमर मतलब जो उस चीज को कंज्यूम, मतलब आपको पता है ना, कंज्यूमर प्रोड्यूसर का लिटरल मतलब सबको पता है। प्रोड्यूस मतलब जो उगाए, कंज्यूम मतलब जैसे कंज्यूम करे। जैसे मुझे कंज्यूमर का ना बस हिंदी टर्म नहीं पता है, लेकिन मैं ये लेके चल रही हूँ कि इसका लिटरल मतलब, हाँ राइट, उपभोक्ता। राइट। ओके। अब क्या होता है कि एक गांव में मान लो हमने, अभी एक इंसान लेके चलते हैं, ठीक है, चलो एक या दो इंसान भी ले लो, हम दो लोग हैं, हम दो लोगों ने एक एरिया में बहुत अच्छा खासा चावल उगाया, ठीक है। अब उस चावल को खाने वाले उस गांव में कोई नहीं है, सबने बोला कि नहीं जी हम चावल नहीं खाएंगे, हमें तो रोटी ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इस चावल का क्या करूंगी। मान लो मैंने यहाँ पे नहीं बेचा, दो तीन गांव में भी मैंने पूछा, दो तीन गांव में भी चावल खाने वाला कोई नहीं था। तो मैं चली गई बहुत दूर, कि चलो ठीक है वहां पे चावल खाने वाले लोग होंगे, और मुझे मिले भी वहां पे चावल खाने वाले लोग। लेकिन क्या मैं ये काम बार बार कर पाऊंगी? मतलब चलो एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, उसके बाद मैं थकने लगूंगी। मैं सोचूंगी यार इतना दूर जाने से अच्छा है, यहाँ के लोगों को अगर आ, ये रोटी खानी है तो चलो ना मैं गेहूं ही उगाता हूँ, ठीक। तो मैं दो तीन टाइम के बाद वहां पे गेहूं ही उगाने लगूंगी। क्यों? क्योंकि वहां की डिमांड थी गेहूं। फिर मैंने सप्लाई करना शुरू किया गेहूं, ठीक। आई बात समझ में? ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, कि मान लो अगर डिमांड है इस चीज की, तो उस एरिया में प्रोड्यूस वो चीज की जाएगी, दैट इज सप्लाई, ठीक। कोई चीज देखो, एट द एंड ना मनी मोटिव एक पॉइंट होता है इकोनॉमिक्स में, कि अगर कोई चीज मैं उगा रही हूँ या कोई चीज मैं बेच रही हूँ, दुनिया लेने वाली नहीं है, तो मेरे को तो घाटा ही होगा ना। इतना पैसा लगा के मैंने वो चीज उगाई, कोई खरीद नहीं रहा है, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? राइट। ये है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, कि डिमांड मतलब सप्लाई, मतलब डिमांड है तो मैं उन लोगों को वो चीज सप्लाई कर रही हूँ। अब इकोनॉमिक्स में ना जब आप आगे जाते हो तब पढ़ते हो कि कैसे एक रूल है, डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये भी एक रूल है। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ चीजों की आप सप्लाई बढ़ा दो। स्टार्टिंग में फोन की इतनी वैरायटीज आ रही हैं, मोबाइल फोन की, आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में किसी को भी इतनी वैरायटीज की जरूरत है फोन की, राइट। मतलब अगर फोन का हम बेसिक फंक्शन देखें, लोग उस बेसिक फंक्शन से भी फोन काम कर लेते हैं। लेकिन आजकल फोन में कितने सारे फंक्शंस हैं। हर कोई इंसान, भले ही मान लो एक बहुत बड़ा इंसान है उसके पास फोन है, आई डोंट थिंक सो वो इंसान भी अपने फोन के सारे एप्लीकेशंस को यूज करता होगा। लेकिन फिर भी उसने महंगे से महंगा फोन खरीदा हुआ है। क्यों? अगर उसको कॉलिंग ही करना है, कॉलिंग करने के लिए तो एक 25,000 का भी फोन एंड्रॉइड चल जाएगा। लेकिन आजकल 80-80 हजार के भी फोन आ रहे हैं, उसके बाद लैपटॉप भी है। थिंग इज, ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बाद लोग खरीद रहे हैं। किसी ने बोला नहीं था पहले कि अरे फोन में इतने एप्लीकेशंस होने चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल ऐसे फोन आ रहे हैं जिनमें इतने एप्लीकेशंस हो रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं। यानी यहाँ पे पहले सप्लाई की गई, फिर डिमांड क्रिएट हुई, ठीक। ये रिवर्स था। हमने जो एग्रीकल्चर के मामले में पढ़ा वो था कि जब डिमांड होती है उस हिसाब से सप्लाई होती है। इस एरिया में मैंने कहा मुझे आम ही खाना है, मुझे एप्पल नहीं खाना। अब तुम इतनी मेहनत से एप्पल उगाओगी और मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तो तुम्हारा पैसा तो बर्बाद है ना। इससे अच्छा तुम मैंगो ही उगा लो। तुम खुद से तो सोचोगी अरे यार इससे अच्छा मैंगो ही उगा लिया होता, एटलीस्ट मेरे खर्चे का तो पैसा निकल ही आता। वो होता है डिमांड की वजह से सप्लाई करना, उस डिमांड की वजह से चावल उगाना या आम उगाना। आया समझ? यस मैम। पक्का? यस मैम पक्का। ओके, तो ये था डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जो तो थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। बस, ठीक। और किसी को कोई भी डाउट? हेलो हेलो हेलो, किसी को कोई डाउट? नहीं 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 तो बता दो। नो मैम। नो मैम। ओके ओके ओके। चलो तो क्लास फिर खत्म करते हैं यहाँ पे, नोट्स वगैरह के लिए, पीपीटी वगैरह के लिए। एंड अगर आज कहीं भी क्लास अच्छी नहीं लगी मुझे प्लीज बता देना, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर दूंगी, अगर आप लोग को चाहिए होगा। बाकी अगर सही लगा, वेल एंड गुड, हम इसी हिसाब से एग्रीकल्चर में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। ओके मैम। ओके, चलो ठीक है फिर।
बाय बाय, क्लास होती है खत्म। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, बाय।